हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आज के लेक्चर में बेटा मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को जुलाई 2019 का सेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने जा रही हूँ और ये आपको आपके 2023 के सेट की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जितने भी हम प्रीवियस ईयर के सेट अवेलेबल है उनका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा और भी ज़्यादा रिवीजन होगा। तो देखिए, ये आपका था जुलाई स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, सेट ही हो गया। ये जुलाई 2019 का 40 मार्क्स का था एंड 1.5 आवर का हमारा टाइम था। इंस्ट्रक्शंस क्या थी देख लीजिए। सभी 1 से 9 तक एक नंबर के, 10 से 12 3 के, 13 से 15 4 नंबर के और 16 से 17 5 नंबर के। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा कैसा था उस टाइम में क्राइटेरिया। हमें अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादातर पेपर्स प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से ही सेट किए जाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और मैंने आपके लिए 2023 का मैथ्स का सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। 2022 का सेट मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और अगर मेरे लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो ज़रा जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो आसान है वो मैं इसी में बता दूंगी। दो धनात्मक पूर्णांकों के LCF और HCF में क्या संबंध होगा? द रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो HCF हमेशा बोलने में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन वो LCM से लेस होता है। HCF इज ऑलवेज लेस देन LCM। कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप, 2 और 4 ले लीजिए, तो 2 और 4 का जो HCF है वो 2 आएगा और LCM है वो 4 आएगा। तो HCF ऑलवेज LCM से छोटा होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, इसमें कह रहा है HCF इज ग्रेटर देन LCM और यहाँ कह रहा है LCM इज ग्रेटर देन HCF। तो ये जो बात मैंने बताई है, कि HCF इज लेस देन LCM कह दो या LCM इज ग्रेटर देन HCF कह दो, दोनों एक ही बात है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, सेकंड पे आ जाइए। समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? इफ इन दीज टू इक्वेशंस a1 बाई a2 रेशियो b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब तीनों रेशियोज इक्वल होती हैं तो जो हमारी लाइन्स ड्रॉ होती हैं वो को इंसिडेंट यानी संपाती हो जाती हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लाइन्स को इंसिडेंट होंगी, एक ही लाइन बनेगी या संपाती रेखाएं आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, AP 2712 का 20वां पद इन एन AP 2712 20th टर्म इज। तो AP हमारी बहुत ही आसान होती है। थर्ड क्वेश्चन है, हमारी जो AP है वो 2712 है, इसमें A यानी फर्स्ट टर्म 2 है, D यानी कॉमन डिफरेंस 7 - 2 5 है और nth टर्म का हमारा फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें 20th टर्म 20वां पद निकालना है, तो यहाँ जब हम 20 रखेंगे तो 20 में से 1 गया 19, A प्लस 19D आएगा। A की जगह आप 2 रख दीजिए प्लस 19 और D की जगह बेटा 5, 19 5 जा 95 प्लस 2 और ये कितना आ जाएगा 97। तो जो मेरी 20th टर्म आएगी वो 97 आएगी और हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। AP इस बार के सेट में नहीं आएगी, लेकिन करने में कुछ नहीं जा रहा क्योंकि अगली बार के सेट में तो इसने ज़रूर आना है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वर्बल है, इसी में से बता दूंगी। इनमें से कौन सा बहुपद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की खासियत क्या होती है कि उसमें जो भी वेरिएबल होता है, एक्स चर जो भी होता है, उसकी पावर ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखो 1 प्लस अंडर रूट एक्स पावर 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको ध्यान से देखो, तो ये हमें दे रहा है 1 बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं क्योंकि ये न्यूमरेटर में होना चाहिए था। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ये पॉलिनोमियल है। 1 बाई एक्स क्यूब भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि जब 1 बाई एक्स क्यूब लोगे और पावर को ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड चैप्टर में से है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। इनमें से कौन सी AP श्रेणी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AP सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। देखो 2 और 2 4, यहाँ 2 का फर्क है और यहाँ 4 का, तो ये AP नहीं है। -10 -6 -2 2, ध्यान देना
-10 में 4 ऐड करोगे तो -6 आएगा, -6 में 4 ऐड करोगे तो -2 आएगा, -2 में 4 ऐड करोगे तो 2। तो ये इक्वल डिस्टेंस पर बढ़ रहे हैं, तो ये AP है, ये भी AP नहीं है क्योंकि इनमें 0.20, देखो ना भाई आप थोड़ा सा ध्यान दें, पहली टर्म है 0.2, दूसरी टर्म है 0.22 और तीसरी टर्म है 0.222। जब इसमें से इसको घटाओगे तो 0.20 आएगा और इसमें से इसको घटाओ, एक मिनट 0.2 माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा और ये 0.002 आएगा, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये AP नहीं है। इसी तरह यहाँ पर देखो 2, 6, 18 बढ़ रहा है, तो ये भी AP नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा 5th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अब सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। द्विघात समीकरण 2x² - 4x = 3 = 0 का विविक्तर होगा। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लीजिए, 2x² - 4x + 3 = 0। और इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से अगर आप कंपेयर करते हो तो देखो x² का जो कोफिशिएंट है a 2 आ जाएगा, x का कोफिशिएंट b है तो ये कितना आ गया -4 और c कितना आ गया 3। अब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसे हिंदी में हम विविक्तर बोल देते हैं, वो क्या होता है, b² - 4ac। तो वैल्यू निकाल दो, b कितना है -4 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 3, ये हो गया 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, -24, तो कितनी वैल्यू आ गई -8, हमारा आंसर आ गया। अब -8 अपने ऑप्शंस में चेक कर लीजिए, -8 हमारा है ऑप्शन नंबर बी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान से हमारे क्वेश्चन है, हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सेट के लिए। 7th पे आ जाओ। द्विघात बहुपद x² = 7x = 12 के शून्यकों का योग होगा। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर से है ये हमारा, x² + 7x + 12। इसका कंपैरिजन करो पॉलिनोमियल ax² + bx + c से। तो देखो ध्यान दो, यहाँ x² के आगे कोई टर्म नहीं है तो उसको हम 1 लेके चलते हैं, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, x का कोफिशिएंट यहाँ b है तो b की वैल्यू 7 आ जाएगी और c की 12। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो हमें ये पता है कि अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती है c/a। ये रिजल्ट अपना सेकंड एक्सरसाइज में आ जाता है। तो यहाँ भी मैंने क्या बताना, शून्यकों का योग, सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो, -b/a -7/1 यानी -7 आ जाएगा। अब -7 चेक कर लो, अपना ऑप्शन नंबर बी है। तो ये मैं आपको इतना बोल बोल के बता रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है। अगर मुझे वर्बल ये क्वेश्चन पे टिक करना हो तो मैं तो पेपर पे पेन ही ना चलाऊँ, डायरेक्ट लिख दूँ, और अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी लिख ही दोगे। 8वें पे आ जाइए, 12 और 15 का HCF, द HCF ऑफ 12 एंड 15। देखो वैसे तो बिल्कुल आसान है, 3 की टेबल में आ रहे हैं, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, फिर भी मैं 12 के फैक्टर करती हूँ। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 15 के फैक्टर करती हूँ, 3 5 जा 15। HCF क्या होता है, एक मिनट, अब देखो 12 के जो फैक्टर है वो हो गए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 15 के 3 5 जा 15। HCF होता है कॉमन फैक्टर, तो केवल 3 मिल रहा है, तो 12 और 15 का जो HCF है वो 3 आ जाएगा। मैं डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ कि यही क्वेश्चंस अगर आपको 2 मार्क्स में मिल जाते हैं, आपको एग्जैक्ट मेथड पता होना चाहिए। तो इन 2 ऑप्शंस में तो आंसर है नहीं, तो ये है ऑप्शन नंबर C और D। तो C हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये 9th क्वेश्चन है, 1 मार्क में, एक द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। भाई द्विघात है, हाउ मैनी जीरोज कैन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज। क्वाड्रेटिक है, द्विघात है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही शून्यक उसके बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके 1 मार्क के सारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इस टाइप का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम्स में भी 99% पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या। प्रूव दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, तो हम बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं कि माना वर्गमूल 5 अपरिमेय नहीं है। लेट √5 इज नॉट इररेशनल।
ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी 10th का मैथ स्टार्ट किया हुआ है, चौथे चैप्टर पर मैं पहुंची हुई हूं। तो किसी को ये वाला क्वेश्चन देखना है तो आप मेरे उस लिंक से भी इंग्लिश मीडियम में उसको देख सकते हो। अब वो जब कोई नंबर अपरिमेय नहीं है तो दो ही तरह के नंबर हमारे पास होते हैं। अगर कोई नंबर रैशनल इरेशनल नहीं है तो वो रैशनल है, इसका मतलब वर्गमूल 5 अपरिमेय है। अपरिमेय है तो मैं इसको p बटा क्यू की फॉर्म में राइट कर सकती हूँ, p बटा क्यू, जिसमें p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, q नॉन जीरो होना चाहिए और p और q सह अभाज्य होने चाहिए। कहने का मतलब है कि p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल और केवल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। को प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर ले जाओ, √5q इज इक्वल टू p, साथ में दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो तो √5 का स्क्वेयर हो जाएगा 5q स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर। अब एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट हम यहाँ लगा रहे हैं कि p स्क्वेयर आ गया 5q स्क्वेयर। p स्क्वेयर इन दोनों की प्रोडक्ट में है, यानी p स्क्वेयर 5 का मल्टीपल है, p स्क्वेयर 5, भाई 5 को जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो p स्क्वेयर आ रहा है, यानी p स्क्वेयर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि p स्क्वेयर 5 से पूरा पूरा भाग होता है। और जब भी किसी प्राइम नंबर का स्क्वेयर इससे डिवाइड हो रहा है तो p भी डिवाइड होगा, तो p भी 5 से पूरा पूरा भाग होता है। क्लियर है? और जब p 5 से पूरा भाग हो रहा है तो p 5 का मल्टीपल है, p 5 का गुणांक है, तो p 5 की टेबल में आएगा, तो p को मैं लिख सकती हूँ 5m। और इस वैल्यू को यहाँ फर्स्ट में पुट कर दो, p की वैल्यू आ गई 5m, तो इसको यहाँ पुट कर दो। यहाँ ध्यान देना, लेफ्ट में है 5q स्क्वेयर और राइट में मैंने 5m रखा, p की वैल्यू 5m है, यहाँ 5m का स्क्वेयर करूँगी मैं तो होल स्क्वेयर हो जाएगा। होल स्क्वेयर का मतलब 5 का स्क्वेयर 25m स्क्वेयर। तो q स्क्वेयर को तो लेफ्ट में रखो, 5 को राइट में ले जाओ, तो q स्क्वेयर हो गया 25m स्क्वेयर बटे 5, 5 5 या 25, 5m स्क्वेयर आ गया। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, दो ही नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत डिटेल में हमें नहीं लिखना है। q स्क्वेयर 5m स्क्वेयर के इक्वल आ गया, यानी q स्क्वेयर 5 और m स्क्वेयर की प्रोडक्ट में आ गया, तो q स्क्वेयर भी 5 से पूरा पूरा भाग हो गया, q स्क्वेयर भी 5 से पूरा पूरा भाग होता है। जब q स्क्वेयर 5 से भाग होता है तो q भी 5 से पूरा पूरा भाग होगा। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, एक तो ये स्टार रिजल्ट है, एक ये नंबर 2 रिजल्ट है और एक ये नंबर 3। यहाँ मैं कह रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुना, नंबर 2 में कि p 5 से पूरा पूरा भाग होता है, q भी 5 से पूरा पूरा भाग होता है। इसका मतलब समीकरण नंबर 2 व 3 से मेरे पास क्या आ गया कि p और q का साझा गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, HCF निकालते थे जब अभी हमने कॉमन फैक्टर ही तो लिया था, तो p और q का साझा गुणनखंड क्या आ गया? 5 आ गया। भाई p भी 5 से भाग हो रहा है तो p 5 के पहाड़े में आ रहा है, q भी 5 से भाग हो रहा है तो q भी 5 की टेबल में आ रहा है, तो दोनों 5 से पूरे पूरे भाग हो रहे हैं, तो p और q का एक फैक्टर 5 आ गया। जबकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब हम √5 को p बाई q की फॉर्म में लिख रहे हैं तो p और q का साझा गुणनखंड केवल 1 है, तो ये बात तो गलत हो गई यहाँ, जो कि स्टार समीकरण को गलत सिद्ध करता है, जो कि समीकरण नंबर स्टार को गलत सिद्ध करता है। क्योंकि समीकरण नंबर स्टार में हम क्या कह रहे हैं कि p और q केवल 1 से भाग हो रहा है, जबकि मैं यहाँ कह रही हूँ कि p और q दोनों भैया 5 से भाग हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ है? ये जो शुरू में ही हमने माना वगैरह लिख दिया ना कि ये अपरिमेय नहीं है, ये गलत कर दिया हमने, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारी मान्यता गलत है। मैं यहीं पर लिख रही हूँ, इसको अगले पेज पर नहीं ले जा रही। हमारी मान्यता गलत है, इसलिए वर्गमूल 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने शुरू में ये मान लिया कि वर्गमूल 5 अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। परिमेय तो p बटा q में लिखा जाएगा और p और q का कॉमन फैक्टर केवल 1 आना चाहिए, यानी ये मिनिमम फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन कंक्लूजन क्या निकला कि p और q का कॉमन फैक्टर तो 5 आ रहा है, और ये इस पेपर में इस बार है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस में से डिलीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका था 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।
ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत आसान है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 1/4 और -1 है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज 1/4 एंड -1। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ द रूट्स, और सम को इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं तो वो कितना है 1/4 है। और भैया उन्हीं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है -1 है। ध्यान से देख लो, हमें उसके रूट्स नहीं पता लेकिन उनके रूट्स का, उनके जीरोज का जो है प्रोडक्ट एडिशन पता है, प्रोडक्ट पता है। तो एडिशन यानी योगफल को सम कहते हैं, तो सम S1/4 हो गया, प्रोडक्ट P -1 हो गई। और एक बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है, अगर आप में से कुछ बच्चों ने, पर आप तो अभी 10th में आए हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पिछले 2 साल से सुपर फास्ट रिवीजन नाम से वीडियो लेक्चर्स करा रही हूं और उनमें सब टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताती रहती हूँ कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करना है। तो जब हमें सम पता है और प्रोडक्ट पता है तो जो द्विघात बहुपद है वो मेरा 1 ही मिनट में बन जाएगा। हमें लेना है x² - sx + p। सिंपल, x² s की जगह 1/4x + p × -1। ये बन गया x² - 1/4x - 1। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4x², इसको 4 से करोगे तो 4 कट जाएगा, x आ जाएगा, और इसको 4 से करोगे तो ये आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसकी पूरी डिटेल जब मैंने चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन कर रखा है तो मैंने पूरा बता रखा है कि हम यहाँ LCM क्यों लेते हैं, ठीक है। अभी तो हम अपना सेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेलिंग में दूंगी, तो ये बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स हमारे हो जाएंगे। तो ये तो आप तब कर रहे हो जब आपने पूरा चैप्टर समझ लिया है, समझ में आ रही मेरी बात, और रिविजन के तौर पर आप इसको कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। निम्न समीकरणों को हल करो। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। x + y = 5, 2x + 3y = 10। मैंने यहाँ लिख दिया है। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, बहुत आसान पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं भाई, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में कोई कोफिशिएंट नहीं है, जबकि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ 10, और इनको फिर आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करो 2x + 2y = 10, और इस इक्वेशन को इसके नीचे एज इट इज लिख दो। अब इन दोनों का कोफिशिएंट सेम हो गया तो हम x को ख़त्म करेंगे, विलोपित करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो ये ख़त्म नहीं होगा, 4 बन जाएगा। तो जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें इनको घटाना पड़ेगा। तो माइनस माइनस और माइनस, 2x से 2x कैंसिल, 2y में से 3y करोगे -y, 10 में से 10 गया 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। y = 0 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पुटिंग द इक्वेशन ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये है x + y = 5, y की जगह 0 रखो। तो भैया x + 0 = 5, और बेटा x की वैल्यू 5 आ जाएगी और y की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 0, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको टैली भी कर सकते हो। यहाँ 5 + 0 5 आ गया, 5 रखोगे 5 × 2 = 10 + 0 10 आ गया। तो बहुत ही आसान सा हमारा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, वैसे तो ये 4 नंबर का है, इससे पिछले वाला 3 मार्क्स का था, लेकिन हम मार्क्स नहीं देख रहे। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आपका इस बार के सेट में आ सकता है। द्विघात समीकरण 2x की 2 = kx = 3 = 0 में k का मान ज्ञात करो यदि 2 मूल बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट हैज़ इक्वल रूट्स। किसी भी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 होगा। सुन रहे हो मेरी बात? तो अभी मैं पीछे भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना सिखा चुकी हूँ। तो a कितना हो जाएगा x² का कोफिशिएंट यानी 2, b हो जाएगा x का कोफिशिएंट यानी k, c हो जाएगा 3। हम यहाँ लिखेंगे यदि मूल बराबर हैं, यदि मूल बराबर हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ने 0 होना है। डिस्क्रिमिनेंट भी अभी मैं इसी लेक्चर में बता चुकी हूँ, b² - 4ac।
अब यहाँ वैल्यू रख दो, b की जगह रखो k स्क्वेयर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 3 बराबर है 0, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो ये हो गया k स्क्वेयर माइनस 24 बराबर है 0 और k स्क्वेयर बराबर है 24। अब यहाँ से आपने k की वैल्यू निकालनी है, तो 24 को लिख दीजिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। क्लियर है, दोनों तरफ ले लो अंडर रूट। ये मैं आपको वैसे समझा रही, तो 6 चौक 24 बन सकता था, k स्क्वेयर से अंडर रूट कट के k रह गया, इन दोनों का 1 2 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 6, प्लस माइनस दोनों आएंगे 2√6। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, k स्क्वेयर इज इक्वल टू 24, 24 होता है 4 × 6, तो इसका भी अंडर रूट और इसका भी, तो k स्क्वेयर का अंडर रूट तो k हो जाएगा और ये बनेगा 4 का भी अंडर रूट और 6 का भी, तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। ये हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। एक एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो जिसमें d 7 है और 22वां पद 149 है। फर्क समझना, 22वां पद यानी 22वें नंबर पे 149 आ रहा है, लेकिन 1 से लेकर 22 तक की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का जोड़ क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। मैं फिर कहूँगी, एपी अब आपका इस बार के सिलेबस में आ ही जाएगा, सिलेबस से बिल्कुल एक नंबर का भी रिड्यूस नहीं है एपी, तो आपने ज़रूर करना है। तो हमें d 7 दे रखा है, 22वां पद 149 और मान लिया पहला पद a है, इसको ले लो। 22वें पद का फॉर्मूला होता है a जमा 21d। अभी इसी लेक्चर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में बता चुकी हूँ, हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं। a मुझे पता नहीं है, 21 आपको भी नहीं पता, d 7 149, ये हो जाएगा 7 एकम 7 147 149, 147 को राइट में ले जाओ तो बेटा जी a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2। सुन लो मेरी बात ध्यान से, a की वैल्यू 2 आ गई, d की वैल्यू 7 आ गई, n कितना है 22। पहले 22 पदों का जोड़ आपने निकालना है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब चीज़ें आपके पास हैं, n की जगह 22 रख दीजिए क्योंकि हमने 22 टर्म्स का जोड़ निकालना है। 2a, a की वैल्यू 2 है तो ये तो 2 इंटू 2 हो गया, n की जगह 22 माइनस 1 और d की जगह 7, 2 से 22 कटा कितना आ गया 11, ये 2 इंटू 2 है तो 4, 22 में से 1 गया 21 और 21 को 7 से करोगे तो 147 आ जाएगा। 147 में 4 ऐड कर दो, बाहर 11 है, ये 151 आएगा, 11 एकम 11, 1 5 और 1 6, 5 और 1 6 1661 आपका आंसर आ जाएगा कि पहली 22 टर्म्स का जो एडिशन है वो 1661 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर। पेपर थोड़ा लंबा है लेकिन आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से है 4th से। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सुन लो बात ध्यान से, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये आधार है और ये ऊंचाई है और ये मेरा हो गया इसका हाइपोटेन्यूज। मान लो इसका नाम ABC रख दें, तो जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर मैं इस बेस को x ले लेती हूँ तो जो हाइट है वो इससे 7 कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। कर्ण 13 सेंटीमीटर, ये इस बार भी सिलेबस में है, सुन लो। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 देन फाइंड अदर 2 साइड्स। बिल्कुल सिंपल है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। हम मान लेते हैं कि लेट बे हिंदी में लेते हैं, माना आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 कम है, कर्ण कितना हो जाएगा 13। अब इनके बीच में ना एक रिलेशन बनाना और इक्वेशन डेवलप करनी है। रिलेशन भी बनाया है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का कोई क्वेश्चन आ जाए, आप अटक जाओ, कोई क्लू ना मिले तो पाइथागोरस लगा दो। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का। कर्ण कितना है, या इसको उल्टा लिख लो, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। आधार कितना है x, लंब कितना है x माइनस 7 और कर्ण कितना है 13। इसको सॉल्व करो, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण मिलेगा, उसको हल कर दो। x स्क्वेयर
इसको खोलो, a माइनस बी स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab और 13 का स्क्वेयर हो जाएगा 169। एक्स स्क्वेयर कितना हो गया 2x स्क्वेयर, फिर x की टर्म ले लो 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर है 0। ध्यान देंगे 2x स्क्वेयर माइनस 14x, 169 में से 49 गए 120। देखो तीनों इवन नंबर्स हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये पूरा क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें इसको सोल्व करना है, या तो आप इसको डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से सोल्व करो और नहीं तो भैया आप इसको फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी बहुत आसान है, 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 आएगा और 12 पंजे 60 होता है। तो मैं इसको अब यहाँ तोड़ रही हूँ, तो ये बनेगा, इधर कर देती हूँ बल्कि, ये देखो एक बार, ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60, तो ये बनेगा माइनस का 12x प्लस का 5x। भाई 12 में से 5 गए 7 और 12 5 जा 60। हम ऐसे ही तो तोड़ते हैं कि प्लस या माइनस करे तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 60, तो इनकी भी प्रोडक्ट 60 आनी चाहिए। अब पहली दोनों टर्म्स, केवल पहली दोनों, बाकी को भूल जाओ। तो भैया पहली दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया, पीछे की दोनों भूल जाओ ना, तो यहाँ बच गया x माइनस x कॉमन ले लिया तो 12। अगली दोनों भूल जाओ तो इन दोनों में से 5 कॉमन, 5x में से 5 कॉमन x, 60 को 5 से करोगे 12। यहाँ भी x माइनस 12 और यहाँ भी x माइनस 12, तो ये तो बच गया x और ये बच गया 5 इज इक्वल टू 0। या तो अब 2 की प्रोडक्ट 0 है तो या तो x माइनस 12 ने 0 होना है या x प्लस 5 ने। तो यहाँ से तो x की वैल्यू 12 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि x क्या है, हमारे हाइपोटेन्यूज का बेस है और बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू आ गई 12, x 12 आ गई तो आधार 12 आ गया और लंब उससे कितना कम है, देख लो 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये हमारा पूरे का पूरा आंसर आ जाएगा। और यहाँ आपने काटा नहीं लगा के आना है, आपने लिखना है कि आधार ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 16, एक भिन्न 1/3 हो जाता है यदि उसके अंश में से 1 घटाया जाए। वही भिन्न 1/4 हो जाता है यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। भिन्न ज्ञात करो। ए फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. जब भी कोई फ्रैक्शन हमने निकालना है तो उसका अंश और हर ज्ञात करना होता है। पहले तो माना अंश x हर y, लेट न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन यानी जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। पहली कंडीशन देखो, यदि अंश में से 1 घटाएं, बस अंश में से, नीचे नहीं छेड़ना, तो 1/3 बन गई। अब ये भिन्न है, अंश में से 1 घटाओ, हर को छेड़ो मत, तो ये 1/3 बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, यानी 3 को x माइनस 1 से इज इक्वल टू y को 1 से y। सॉल्व करते चले जाओ, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। 3 को राइट में ले जाओ, y को इधर ले आओ, तो y पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ सेकंड कंडीशन पे भैया, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को, अच्छे से दिखेगा अब आपको। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भिन्न 1/4 हो जाता है यदि हर में 8 जोड़ दें, केवल हर में, न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना, नीचे 8 जोड़ते ही ये 1/4 हो गया। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को x से करो और y प्लस 8 को 1 से, y को लेफ्ट में ले आओ, तो ये हो गया 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। इन दोनों को एक साथ लिखो। क्वेश्चन हुआ पड़ा है हमारा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अगर मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो y के दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, लेकिन साइन सेम है, तो साइन बदलने के लिए हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा कर देंगे, तो ये माइनस, ये बनेगा प्लस और ये बनेगा माइनस। 3x में से 4x गया माइनस x, y प्लस का y माइनस का कट गया, 3 में से 8 गया माइनस 5,
माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, 4 × 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हो गया 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। वाई को उधर ले जाओ, 8 को यहाँ ले आओ, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू आ गई 12। x 5 आ गया, y 12 आ गया। हमें तो भिन्न बतानी है, फ्रैक्शन बताना है, जो कि x बटा वाई है, यानी 5/12 है। अब ज़रा चेक कर लो कि उत्तर ठीक भी है या नहीं है। इसने बोला था कि यदि अंश में से एक घटा दूं, मान लो 5, यहाँ रफ में ट्राई करते हैं सही भी है या नहीं। फ्रैक्शन है 5/12, ऊपर से एक घटाओ, 4/12, 4 1 जा 4, 1/3 बन गया, बिल्कुल सही है। नीचे 8 जोड़ दें, ऊपर 5 है, नीचे 12, नीचे 8 जोड़ दो तो 5/20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, बिल्कुल सही हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हमने अपने आंसर को टैली भी कर लिया। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें इंटरनल चॉइस दी हुई है, तो दोनों समझा दूंगी मैं, दोनों ही हमारे सिलेबस में भी हैं इस बार भी। नीचे दिया गया बंटन कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है, माध्यक ज्ञात करो। सेम इंग्लिश में है, हमें बस मीडियन वेट निकालना है। तो ये सारा डाटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, ये देखो, ये वेट ऑफ द स्टूडेंट्स है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, हिंदी में बोलूँ तो संचयी बारंबारता हम निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम निकालेंगे यहाँ पर, अब हम निकालेंगे पहले संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसमें क्या करेंगे, यहाँ 2 को एज इट इज लिखेंगे, 2 में 3 को ऐड करेंगे, 5, ये मैंने सैम्पल पेपर में भी दिया है क्वेश्चन, 5 में 8 ऐड करेंगे 13, 13 में 6 करेंगे 19, 19 में 6 ऐड करेंगे 25 प्लस 3 28 और 2 30। ये टोटल हमारे 30 स्टूडेंट्स आ गए हैं। ठीक है, अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हो, सिग्मा F5 निकालते हो तो वो भी 30 आएगा। तो n कितना हो गया 30। अगला स्टेप क्या होता है कि आपने n को हाफ करना है, यानी कि वो आ गया 15, 15 आ गया। अब आप क्या करो कि इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 से बड़ी बारंबारता को देखो, और 15 से बड़ी जो बारंबारता है वो 19 है, उसको हाईलाइट कर लो। 19 के सामने हाईलाइट कर लो और 19 के सामने वाली क्लास इंटरवल को हाईलाइट कर लो। ठीक है, अब ये जो 19 है ना, इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इसे हम अपने फॉर्मूले में एज ए CF यूज करेंगे। इस 19 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है उसे एज F यूज करेंगे, और ये हमारा जो मैंने हाईलाइट किया है ये हमारा होगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग का मतलब कि हमारा माध्यक 55 से 60 के बीच आएगा, और इसकी जो लोअर लिमिट है L, वो L नाम मतलब उसको देंगे, लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है, इनके बीच का जो इंटरवल है 5 का, वो H हमारी क्लास लेंथ, क्लास हाइट बोल देते हैं उसको। तो H कितना हो गया 5, F आपके सामने है 6, CF आपके सामने है 13, n/2 आपके सामने है 15। और अब आपने केवल मीडियन निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है L + n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाइड बाय H। सब वैल्यूज आपके सामने हैं, और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाता है तो इसका और वाला पार्ट भी आपको समझ आ जाएगा। तो L की जगह तो आ गया 55, n/2 ये रहा आपके सामने, कितना आ गया 15, CF कितना है आपका 13, F कितना है 6, और H कितना है 55 और 60 के बीच में 5। हो गया क्वेश्चन। 55, 15 में से 13 गए 2, और ये 2/6 × 5, 2 3 जा 6, ये बन गया 5/3। 55 + 5/3, 5 को 3 से ना डिवाइड कर दो, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। मीडियन निकाल रही हूँ मैं ये, तो 5 को 3 से करोगे 3 1 जा 3, 5 में से 3 गए 2, 3 6 18, 6 6 6, 55 में 1.6 जोड़ोगे तो 56.6 बार आप इसको 56.67 भी लिख सकते हो, और ये हमारा माध्यक आ जाएगा। और ये है भाई 17th क्वेश्चन का इंटरनल पार्ट। मैंने सोचा था ये माध्यक का है, नहीं ये माध्य का है, लेकिन ठीक है। निम्न तालिका एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक व्यय खर्च को दर्शाती है। यदि माध्य दैनिक खर्च ₹18 हो तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करो। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज डेली एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। इफ मीन ऑफ डेली एक्सपेंसेस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F।
ये एक आपको क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और माध्य 18 रुपये बता रखा है। ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे डेटा का जो मीन है, जो माध्य है, वो 18 रुपये है। तो लुप्त बारंबारता मीन्स एक फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग है, वो पता नहीं है, एफ, उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। स्टेटमेंट मैंने यहाँ उतार दिए है। माध्य हमें पता है, माध्य निकालने का सबसे आसान तरीका हम लेंगे डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हम इनका मिड पॉइंट निकालते हैं, जिसे हम नाम दे देते हैं मध्य बिंदु यानी xi। तो अब हम क्या करेंगे, 11 और 13 को जोड़ेंगे, 24 का आधा करेंगे 12। अब एक बात आपको मैंने बता रखी है कि देखो इनमें 2-2 का फ़र्क है, तो इनके मिड पॉइंट्स में भी 2-2 का फ़र्क आएगा। वैसे भी 13 और 15 के बीच में 14 आता है, तो 12, 14, 16, 18 और 2 20 और 2 22 और 2 24। और डायरेक्ट मेथड से हम निकाल देंगे fi xi। 12 7 इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 12 7 जा 84, 14 6 84, 16 निम्मा 144, 13 और 18 18 3 54, 5 18 कम 18 और 5 23। ठीक है, और 20 को f से करोगे तो 20f आएगा। ध्यान देना, 22 5 110 और 24 चौकू 96। अब हमारा जो माध्य का फॉर्मूला है वो क्या होता है, सम ऑफ द डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। यानी पहले तो आप ये निकाल लो सिग्मा fi, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब एक बात ध्यान देनी है कि ये जो f है ये डिफरेंट है, ये वेरिएबल है, बाकी ये सब कांस्टेंट है। तो इनको जोड़ो पहले, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40 और 4 44, और 44 में जब f जोड़ेंगे तो 44 प्लस f आएगा। बहुत ध्यान से जोड़ना है, वेरिएबल अलग जोड़ना है, कांस्टेंट को अलग। और अब इनको सबको ऐड करो तो सिग्मा fi xi। अब मैं वर्टिकल ऐड करूँगी, इसको शामिल नहीं करूँगी। 4 8 12 16, 16 और 6 22। ठीक है, 2 9 और 2 11 और 1 12 और 3 15 और 4 19 और 19 और 16 35 का यहाँ 5 आ जाएगा, 3 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, 752। और साथ में ये जुड़ जाएगा 20f हमारा। ठीक है, अब ये देखो भाई, जब यहाँ तक हमारा आ गया है तो हमें ये पता है कि माध्य कितना है, 18 रुपये। लेकिन माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, तो वो कितना हो गया, 18 रुपये। ये सिग्मा fi xi है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार फाइनल एग्जाम्स में आता है। 752 जमा 20f और ये नीचे आ जाएगा 44 जमा f बराबर है 18। अब इसमें हमें केवल f की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ तो रह गया 752 जमा 20f और उधर ले जाओगे तो 18 के ब्रैकेट में आएगा 44 जमा f। 752 जमा 20f, 18 चौक 72, 7 18 चौक 72 और 7 79 और ये जमा 18f। f को इधर रखो, 20f पहले से, 18f को भी इधर ले आओ, 20f माइनस 18f। 792 राइट में है, 752 को राइट में ले जाओ, माइनस हो जाएगा, 20 में से 18 गए 2f, 792 में से 52 गए तो 40, f आ जाएगा 40 बटे 2 यानी 20। मीन्स जो फ्रीक्वेंसी हमारी गायब थी वो कितनी है, 20 है। तो ये था आपका कंप्लीट सेट 2019 का, और ये आपके अब लेटेस्ट 2023 के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और आगे भी अपने सभी तरह के एग्ज़ाम्स, हाफ ईयरली, सेट, फाइनल की तैयारी के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।